नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश। आप लोग हैं कैड योगी में। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ये प्रोसेस है फॉर्जिंग। आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, जो भी इंजीनियर्स होंगे या फिर और भी सबको पता होगा कि कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में पता होगा, जैसे कि कनेक्टिंग रॉड हो गई, क्रैंकशाफ्ट हो गई, एक्सेल हो गई, गाड़ी के पार्ट्स हो गए, जो भी ऑटोमोबाइल पार्ट्स यूज हो रहे हैं, देन एरोस्पेस के पार्ट्स हो गए, रेलवे के टायर एंड व्हील्स, ये सारी चीज़ें। ये सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये फॉर्जिंग के प्रोसेस में ही बनाए जाते हैं। और इन प्रोसेस में बनाने का कारण क्या है? क्योंकि इस प्रोसेस का यूज करने से इन पार्ट्स में क्या होता है कि प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि हमें जरूरत पड़ती है इन प्रोडक्ट्स में खास तौर पे। इसमें इसलिए इनको बनाया जाता है। अब क्या क्या पॉइंट्स हम इस वीडियोस में सीखने वाले हैं आगे। सबसे पहले फॉर्जिंग क्या होती है, फॉर्जिंग का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, एंड ये कास्टिंग और फॉर्जिंग में क्या अंतर होता है, प्रो टाइप फॉर्जिंग और ओपन टाइप फॉर्जिंग में क्या अंतर होता है, एंड इसमें क्या लिमिटेशंस होते हैं और क्या एडवांटेज होते हैं प्रो टाइप फॉर्जिंग में, एंड हम ये भी देखेंगे कि इसमें किस टाइप के डिफेक्ट्स आते हैं। ये सारी चीज़ें हम एक करके देखने वाले हैं। CAD Yogi। सबसे पहला पॉइंट क्या है, फॉर्जिंग क्या होती है। फॉर्जिंग एक टाइप का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें किसी प्रोडक्ट को कंप्रेसिव फोर्स की हेल्प से उसको एक शेप दिया जाता है। जैसे कि किसी प्रोडक्ट को हम एक हीट करते हैं, एक टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। इस टेम्परेचर पे गर्म करके उसको हैमर या किसी मशीन से दबा दिया जाता है, जिससे उसमें एक शेप आ जाती है डाई के द्वारा। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ग्रेन्स होते हैं प्रोडक्ट के, वो प्रोडक्ट के अलाइन आते हैं, सीधे आते हैं, जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, टफनेस बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाता है, फटी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, देन उसकी लॉन्ग लाइफ बढ़ती है प्रोडक्ट की। ये सारे फायदे हमको इससे मिलते हैं। किस तरह के पार्ट बनाते हैं इसमें मैंने बताया था आपको, जैसे कि क्रैंकशाफ्ट, रेलवे व्हील्स, एक्सल, कनेक्टिंग रॉड, एयरक्राफ्ट कंपोनेंट, हैमर, गियर्स, ये सारे पार्ट्स हम इसमें बनाते हैं। दूसरा पॉइंट है फॉर्जिंग का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। फॉर्जिंग का वर्किंग प्रिंसिपल स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे पहला स्टेप होता है रॉ मटेरियल सिलेक्शन। इसमें हम एक रॉ मटेरियल सिलेक्ट करते हैं जिसमें कि जो भी मतलब प्रोडक्ट का मटेरियल रहेगा उसका वो रॉ मटेरियल सिलेक्ट किया जाता है, जो कि स्टील का हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, टाइटेनियम हो सकता है, ब्रास का हो सकता है। ये सब अलग अलग टाइप्स के मटेरियल होते हैं। ठीक है। रॉ मटेरियल सिलेक्ट करने के बाद दूसरा जो इसका स्टेप होता है वो होता है हीटिंग। प्रोडक्ट को हीट किया जाता है एक निश्चित टेम्परेचर पे, जो कि 950 से 1250 के रेंज में आता है, अलग अलग मटेरियल के हिसाब से। एल्युमिनियम का कम होता है। ठीक है। एंड मटेरियल हीटिंग करने के बाद तीसरा पॉइंट आता है डीफॉर्मेशन। अब प्रोडक्ट को मशीन की मतलब जो भी रॉ मटेरियल रहेगा उसको गर्म करने के बाद मशीन से दबाया जाएगा डाई पे रख के, जिससे उसकी एक शेप आ जाएगी। ठीक है। जिसको हम डीफॉर्मेशन प्रोसेस बोलते हैं। डीफॉर्मेशन होने के बाद में उसकी फिनिशिंग की जाती है, जिसको हम ट्रिमिंग ऑप्शन करते हैं। एक्स्ट्रा फ्लैश जो होती है उसको काट के निकाल दिया जाता है एंड मेन प्रोडक्ट आपके पास मिल जाता है। उसके बाद में ये प्रोडक्ट मिलने के बाद में वो ठंडा होता है, देन वो नेक्स्ट प्रोसेस में जाता है जिसको हीट ट्रीटमेंट बोलते हैं। जिससे प्रोडक्ट को हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे कि उस प्रोडक्ट में एक स्ट्रेंथ और उसके जो है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज सारी अच्छी हो जाए। ये होता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल फॉर्जिंग का। तीसरा पॉइंट है टाइप्स ऑफ फॉर्जिंग। फॉर्जिंग को उसके टेम्परेचर के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला होता है हॉट फॉर्जिंग। हॉट फॉर्जिंग का मतलब गर्म, आप नाम से लग रहा है। इसमें प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, मतलब 950 से 1250 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। देन उसको मशीन पे जो भी शेप देके उसको बनाया जाता है। ठीक है। इसमें बेनिफिट क्या होता है कि जिस भी मशीन पे हम इसको बनाएंगे, इसमें प्रोडक्ट पे लोड कम पड़ेगा। ठीक है। गर्म होने की वजह से उसका मटेरियल फ्लो बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात क्या होती है, इसमें
छोटे और बड़े पार्ट्स सब बना सकते हैं, मतलब बहुत बड़े पार्ट बनना से उसके अंदर मशीन बड़ी जाएगी, बट हर टाइप के पार्ट्स, क्रिटिकल पार्ट भी बना सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें क्या होते हैं पार्ट्स, जैसे मैंने बताया था आपको, क्रैंक शाफ्ट हो गया, एक्सल हो गया, करेक्टिव रॉड हो गया, येलो व्हील हो गया, ये सब सारे पार्ट हॉट फोर्जिंग में बनाए जाते हैं। दूसरा जो कैटेगरी होता है वार्म फोर्जिंग। वार्म फोर्जिंग में क्या होता है कि पाउडर का जो टेम्परेचर होता है वो 600 से 800 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है और ठंडा भी नहीं है, बीच का टेम्परेचर है। सो इसमें सबसे अच्छी बेनिफिट क्या होते हैं कि एक तो प्रोडक्ट की जो क्लोज टोलरेंस में बना सकते हैं। हॉट फोर्जिंग में थोड़ा टोलरेंस बहुत क्लोज नहीं होती, लेकिन वार्म फोर्जिंग में हम क्लोज टोलरेंस पे काम कर सकते हैं। एंड इसमें जो सरफेस फिनिश होती है, ऑक्सीडेशन होता है बहुत अच्छा होता है, जिसमें सरफेस फिनिश अच्छी आती है, मतलब ऑक्सीडेशन कम होता है। हॉट फोर्जिंग में ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें सरफेस फिनिश बहुत अच्छी नहीं आती। सो ये हो गया। एंड इसमें क्लोज टोलरेंस हम मेंटेन कर सकते हैं। तीसरा जो टाइप ऑफ फोर्जिंग है उसको बोलते हैं कोल्ड फोर्जिंग। कोल्ड फोर्जिंग मतलब नाम से ठंडा फोर्जिंग। तो इसमें क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे ही हम इसको फोर्जिंग करते हैं, जिसमें सरफेस की फिनिश बहुत अच्छी आती है, टोलरेंस भी बहुत अच्छी आती है। और क्या पार्ट्स होते हैं इसमें, जनरली नट बोल्ट या फिर इस टाइप के छोटे पार्ट्स ही बनाए जाते हैं इसमें। तो ये कैटेगरी थी 3 टाइप्स की फोर्जिंग्स की। तो कास्टिंग एंड फोर्जिंग में क्या अंतर होता है ये समझते हैं हम। तो दोनों के प्रोसेस में क्या होता है, कास्टिंग का जो प्रोसेस होता है इसमें मटेरियल को एक टेम्परेचर पे गर्म करके पिघला के उसको मोल्ड में डाल दिया जाता है, जिसकी शेप आ जाए। टेम्परेचर क्या होता है 1500 डिग्री के आसपास। लेकिन फोर्जिंग में टेम्परेचर कम होता है, मैंने बताया 1250 के आसपास होता है, जिसमें एक प्रोडक्ट को आप मशीन से दबा के एक शेप दिए जाते हैं, जो कि मटेरियल प्लास्टिक के शेप में होता है, मतलब उसको दबा के शेप दे दोगे आप, वो पिघलने के शेप में नहीं है, जो कि कास्टिंग में हो रहा है, ठीक है। तो ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर इसका क्या होता है, स्ट्रेंथ। जब किसी चीज़ को पिघला के उसको मोल्ड में डाल दिया जाएगा तो सिंपल सी बात में उसमें स्ट्रेंथ इतनी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें कोई वर्किंग नहीं हुई है। तो कास्टिंग में स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, ठीक है। कास्टिंग का मतलब है कि एक इस टाइप का पार्ट जहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ पे काम ना हो रहा, जहाँ पे उसको कम स्ट्रेंथ झेलनी पड़ जाए। लेकिन फोर्जिंग में स्ट्रेंथ अच्छी आती है, क्योंकि उस पर वर्किंग होती है, मशीन से दबाया जाता है, जो कि प्लास्टिक वाली मतलब हीटिंग की उसमें रहता है, हीटिंग की कैटेगरी में रहता है। एंड उस पर ग्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, जिसकी वजह से ग्रेन से उसमें स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो ये वाला पॉइंट भी था ग्रेन का, कि कास्टिंग में ग्रेन्स रैंडम बनते हैं, जैसा शेप जाएगा पिघलता हुआ मेटल उसका शेप लेगा का मोल्ड का, वैसे ही ग्रेन बनेगा, रैंडम ग्रेन्स जैसे डॉट डॉट करके। लेकिन फोर्जिंग में ग्रेन्स अलाइन होते हैं, जो भी शेप होगी उसकी अलाइन ग्रेन्स आपको दिखेंगे जब आप उसको पीस से कट करेंगे तो ये भी अंतर हो गया। पोरोसिटी कास्टिंग में हो सकती है बहुत ज़्यादा, लेकिन फोर्जिंग में ना के बराबर होती है। पोरोसिटी क्या होती है, मतलब ब्लो होल्स, जब मेटल शेप लेगा तो वहाँ पे एयर की वजह से वहाँ पे छोटे छोटे होल्स बन जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे हवा भर जाएगी। सो वो प्रॉब्लम रहेगी कास्टिंग में, लेकिन फोर्जिंग में प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। फिर एक पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है कॉस्टिंग। भाई कास्टिंग में कॉस्टिंग कम लगती है, क्योंकि सिर्फ मोल्ड बनाना है, उसमें मेटल को पिघला के डाल देना है, तो यहाँ कास्टिंग में कॉस्टिंग कम लगेगी। लेकिन फोर्जिंग में कॉस्ट ज़्यादा लगती है, क्योंकि वहाँ पे एक डाई बनती है, उस डाई शेप में के अनुसार ही प्रोडक्ट बनता है। सो वो डाई में प्रॉब्लम होगी तो वो डाई को बराबर चेंज करना पड़ता है, ठीक है। और मशीन की कॉस्ट अलग होती है, मशीन चल रही है तो हीटिंग हो रहा है, वो सारी कॉस्ट पड़ रही हैं। सो वहाँ पे लोग भी होते हैं उस पर वर्क करने वाले, तो इसके लिए कॉस्टिंग जो है मतलब फोर्जिंग में ज़्यादा होती है, बट कास्टिंग में कॉस्ट कम लगती है, ठीक है। तो ये अंतर रहता है। सो अब बात करते हैं ओपन डाई फोर्जिंग की। ओपन डाई फोर्जिंग क्या होती है? सो ओपन डाई फोर्जिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट को उतना ही गर्म किया जाता है जितना हॉट फोर्जिंग में किया जाता है। बस हॉट फोर्जिंग एक तरीके से ही है ओपन डाई फोर्जिंग, जिसमें 1200 के आसपास हम गर्म करते हैं। इसमें भी कैटेगरीज होती हैं। तो इसमें हमने इतने टेम्परेचर पे इसको गर्म करके मशीन से दबा दिया। लेकिन इसमें जो डाई लगी है वो फ्लैट डाई होती है। सबसे पहली बात, इसमें डाई में बहुत क्रिटिकल शेप नहीं होती, या राउंड होगा या फिर फ्लैट होगा। उससे एक बड़े कंपोनेंट को हल्के हल्के दबा के शेप दी जाती है, मतलब मेटल फ्री ही उसमें शेप में आते दबता जाता है, ठीक है, शेप ले लेता है। लेकिन क्लोज शेप नहीं होती, तो ओपन शेप होती है। तो इससे मेटेरियल वो शेप ले लेता है। अब इसमें एडवांटेज क्या होते हैं ओपन डाई फोर्जिंग में? सबसे पहली बात, इसका प्रोसेस बहुत सिंपल होता है, बस दबाना है, हल्के हल्के शेप देना है,
दूसरी बात, इसमें आप बड़े से बड़े पार्ट को बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि ओपन शेप देने ही है तो आप बड़े पार्ट को बना सकते हो, ठीक है। इसमें टूलिंग की कॉस्ट कम आती है। टूलिंग की कॉस्ट इसलिए कम आती है क्योंकि आपका डाई में कैविटी नहीं देनी है, सिंपल फ्लैट डाई बनानी है, तो टूलिंग कॉस्ट भी कम इसमें होती है। बट एडवांटेज के साथ में इसमें कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, जैसे कि इसमें आपको क्लोज टॉलरेंस पे काम नहीं कर सकते। जब आप पाउडर का मेटल कहीं भी भाग रहा है, उसको ओपन शेप दे रहे हो, तो उसमें टॉलरेंस भी आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी। क्लोज टॉलरेंस रख देंगे तो वो प्रोडक्ट आपका मशीनिंग में निकलेगा नहीं। तो मेन पॉइंट ये होता है कि इसमें आपको टूलिंग पर मशीनिंग करने के लिए मटेरियल ज़्यादा मिलता है, कम नहीं मिलता है। क्लोज डाई फोर्जिंग में वो आपको कम मिलेगा, जब मैं आगे पर बताऊँगा। लेकिन ओपन डाई फोर्जिंग में मटेरियल ज़्यादा मिलता है, टॉलरेंस ज़्यादा होती है, जो कि एक बड़ा लिमिटेशन होता है। किस तरह के पार्ट्स में बनते हैं, इसमें जो होते हैं बड़े पार्ट्स, मतलब रिंग हो गए, सिलेंडर हो गया, शाफ्ट हो गए, ये सारे पार्ट इसमें बनते हैं। जो भी आप बड़े बड़े पार्ट्स देखते हैं मशीनों में लगे हुए, या किसी जहाज में, या फिर किसी भी चीज़ में लगे हुए बड़े पार्ट्स जो होते हैं टरबाइन वरबाइन में, वो ओपन डाई फोर्जिंग में बनते हैं। क्लोज डाई फोर्जिंग को इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग भी बोला जाता है। इसमें मशीन में दो डाइयाँ लगी होती हैं, टॉप डाई एंड बॉटम डाई। उन दोनों डाइयों में एक प्रोफाइल, एक शेप कटी होती है, जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट में शेप आती है, ठीक है। इसमें सबसे जो फ़ायदे होते हैं क्लोज डाई फोर्जिंग में क्या होते हैं कि एक तो इसमें आपको एक्यूरेसी अच्छी मिलेगी, ठीक है, क्योंकि क्लोज टॉलरेंस होती है तो इसमें एक्यूरेसी अच्छी मिलती है। दूसरा, इसमें प्रोडक्शन बहुत अच्छा मिलेगा, सरफेस की फिनिश अच्छी मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये फ़ायदे के साथ साथ कुछ इसमें लिमिटेशंस भी होती हैं, जैसे कि इसमें आपकी टूलिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी। दूसरी बात, टूलिंग कॉस्ट के साथ साथ इसमें क्या हो सकता है कि जो डाई होगा वो डाई डिजाइन बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि उसमें प्रोफाइल लगानी पड़ेगी और मशीन से काटना पड़ेगा, तो ये इसमें प्रॉब्लम्स थोड़ी होती हैं। किस तरह के पार्ट बनाते हैं वो मैंने बताया था आपको, वही क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग नोड, एक्सल, ऑटोमोबाइल के पार्ट, ये सारे पार्ट्स इसमें बनाए जाते हैं, ठीक है। अब एक सिंपल स्टेट समझते हैं ओपन डाई क्लोज डाई फोर्जिंग में क्या अंतर होते हैं, कुछ बातों में समझ लेते हैं। सिंपल आंसर, सबसे पहले बात करते हैं कि एक्यूरेसी की, ठीक है। तो एक्यूरेसी के मामले में ओपन डाई फोर्जिंग में एक्यूरेसी कम होगी, सिंपल सी बात है, एंड क्लोज डाई फोर्जिंग में एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, जो मैंने आपको बताया था। टूल कॉस्ट, ओपन डाई फोर्जिंग में टूलिंग कॉस्ट कम लगती है क्योंकि शेप फ्लैट डाई होती है, लेकिन क्लोज डाई फोर्जिंग में टूलिंग कॉस्ट ज़्यादा लगती है। प्रोडक्शन, ओपन डाई फोर्जिंग में प्रोडक्शन कम होता है, ठीक है, क्योंकि बड़े पार्ट्स होते हैं। क्लोज डाई फोर्जिंग में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यू मशीन से शेप देते रहते हैं, मशीन चलती रहती है और बनता रहता है, ठीक है। मटेरियल वेस्टेज ओपन डाई फोर्जिंग में ज़्यादा होता है क्योंकि ओपन टॉलरेंस होती है। क्लोज डाई फोर्जिंग में मटेरियल वेस्टेज कम होता है क्योंकि क्लोज टॉलरेंस होती है, ठीक है। उसके बाद में शेप कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है कि ओपन डाई फोर्जिंग में शेप आपकी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगी, सिंपल शेप आएगी, लेकिन क्लोज डाई फोर्जिंग में क्रिटिकल शेप भी बना सकते हो आप। तो ये एक अंतर था दोनों के अंदर। तो फोर्जिंग में आने वाले डिफेक्ट्स के बारे में देखिए, अगर आपने सही पैरामीटर सेट नहीं किए हैं फोर्जिंग में, तो कहीं ना कहीं आपको डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। किस टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं? पहले होता है सबसे ज़्यादा डिफेक्ट जो आता है, सबसे ज़्यादा तो नहीं, मतलब और भी बहुत सारे आते हैं, बट सबसे ज़्यादा जानने वाला अंडर फिल होता है। प्रोडक्ट अंडर फिल ले जाता है, इसको बोलते हैं, मतलब मटेरियल पूरी तरीके से शेप में नहीं आया, कहीं ना कहीं अंडर फिल ले गया, भर नहीं पाया, जैसे डाई में प्रॉपर मटेरियल नहीं फिल हो पाया। ये क्यों होता है कि हो सकता है कि सही प्रेशर ना लगा हो, टेम्परेचर सही ना हो, या फिर मटेरियल कम पड़ गया हो, कट वेट जो आपने लिया वो कम पड़ गया हो। तो ये सारी चीज़ें जिससे कि अंडरफिल आ सकता है। लैप एंड क्रैक जनरेट हो सकते हैं, हाई टेम्परेचर रहेगा, या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम्स की वजह से क्रैक आने की संभावना होती है। अगर सही से डिजाइन नहीं हुआ है तो भी क्रैक आ सकता है, ठीक है। उसके बाद सरफेस पे डिफेक्ट आ जाते हैं, स्केल पिटा जाता है, ठीक है, कि उस पर स्केल्स टाइप में आने लगता है, ये भी टेम्परेचर की वजह से होता है, ठीक है। एंड प्रॉपर डाई की क्लीनिंग भी करनी पड़ती है, ऑयलिंग करनी पड़ती है, ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। उसका मिसमैच, अगर आपने डाई को सही से नहीं किया, दोनों डाई का अलाइनमेंट सही नहीं किया, तो हो सकता है डाई शिफ्ट हो जाए, जिसकी वजह से मिसमैच आ सकता है, और जो कि एक डायमेंशन एरर भी आपको दे सकता है। तो ये सब बातें ध्यान रखनी होती हैं फोर्जिंग में, जो डिफेक्ट्स होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, फोर्जिंग क्या होती है, फोर्जिंग का वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या होता है, इंटेंसिव फोर्जिंग होती हैं, ओपन डाई फोर्जिंग और क्लोज डाई फोर्जिंग में अंतर देखा, कास्टिंग एंड फोर्जिंग में अंतर देखा, किस किस टाइप के फोर्जिंग में डिफेक्ट्स आते हैं, वो सारी चीज़ देखी।
तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं, और जो लोग भी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उनको इस प्रोसेस के बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी प्रोसेस के द्वारा कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग अपने कैड योगी में इस टाइप के कोर्सेज भी कराते हैं जो कि फॉर्जिंग से रिलेटेड है, और अदर कोर्सेज तो हम करा ही रहे हैं। साथ में हम फॉर्जिंग में काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, तो हम फॉर्जिंग डिज़ाइन भी सिखाते हैं, डाई डिज़ाइन एंड फॉर्जिंग का ओवरऑल सारा चीज़ जो कि इंजीनियरिंग में आता है, तो ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इंजीनियरिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आगे कुछ नया लेके आप लोग के लिए आता हूँ इंटरेस्टिंग सा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।